किचकांडी या कहें किचकन्या, ये नाम आपने कई बार सुना होगा और आप सोचते होंगे आखिर इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भूत प्रेत की एक प्रजाति ही है या कहें चुड़ैल की एक ऐसी प्रजाति जो बेहद ही खतरनाक होती है। ज़्यादातर ये कहानियाँ नेपाल में सुनाई जाती हैं और नेपाल में कहा जाता है ऐसे कई इलाके हैं जो वीरान पड़े हैं, वहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता और ऐसी जगह पर एक औरत नज़र आती है जिसने लाल कपड़े पहने हुए होते हैं। उसके लाल कपड़े बिल्कुल नए लगते हैं, चमकते हुए जैसे कोई नई शादीशुदा महिला हो, और उसके जो बाल होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि उसकी एड़ियों तक आते हैं। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि किसी की अगर आंखें उस पर चली जाएं तो आंखें हटती नहीं, और इसी का इस्तेमाल वो करती है। वो जब अपने शिकार को मारने की कोशिश करती है तो उसकी नज़रों से नज़रें मिलाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्ति से उसकी नज़रों को टिका लेती है। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मारती जैसे आम चुड़ैलें होती हैं। कोई भी ऐसी वीरान जगह पर या कोई ऐसा घर जहां पर चुड़ैल का साया हो, वहां पर भूला भटका पहुंच जाए तो वो चुड़ैल या वो भूत उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसे जख्मी करते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो उसे मार भी डालते हैं। अब ये जो किचकांडी होती है वो इतनी आसानी से नहीं मारती कि भूला भटका उस घर में, उस इलाके में कोई पहुंच गया और वो हमला करती है, उसे मार देती है, बल्कि ये काफ़ी अजीब तरीके से मारती है। जो किचकांडी या कहें किचकन्या होती है ना, उसके शरीर में एक शक्ति है कि उसका शरीर का एक अंग सबसे शक्तिशाली है, जिसे वो अगर उस मर्द को छू ले उसके बाद उसकी शक्ति उसमें जानी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वो मरता नहीं, उसे एक झटके का एहसास होता है। उसके बाद की उसकी ज़िंदगी इतनी भयानक हो जाती है ना, धीरे धीरे तड़प तड़प कर वो मरता है। पहले तो उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका शरीर इतना कमज़ोर होता है जैसे उसे कोई बीमारी लगी हुई हो, और धीरे धीरे वो हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है, और डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पाता कि उसके शरीर में कोई बीमारी है या कोई ऐसी चीज़, कोई जहर उसे दिया गया है जिस कारण उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, किसी को पता नहीं चलता। और धीरे धीरे वो हड्डियों का ढांचा कमज़ोर होता चला जाता है, खाया पिया उसे पचता नहीं, और इतना कमज़ोर होकर तड़प तड़प कर उसकी मौत होती है। इस तरह किचकांडी अपना शिकार करती है, और किचकांडी ज़्यादातर नेपाल, हिमाचल, उत्तराखंड वहाँ पर पाई जाती है, और इसके पीछे भी एक बहुत ही भयानक कहानी है। आखिर किचकन्या या कहें किचकांडी की शुरुआत कैसे हुई। अब मैं आपको वो कहानी बताना चाहूँगा ताकि आप भी समझ पाएँ आखिर किचकन्या की शुरुआत कैसे हुई। बाद में उसकी थोड़ी बहुत और जानकारी मैं आपको दूंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो ये कहानी 500 साल से भी ज़्यादा पहले की है। इन इलाकों में, घाटियों में एक ज़मींदार हुआ करता था, और वो ज़मींदार काम यही करता था कि जो पैसे थे ना वो ब्याज पर दिया करता, और ब्याज पर दिए पैसों के बाद जो भी गरीब हुआ करता उससे पैसे वापस दिए नहीं जाते तो उसकी ज़मीन हड़प लिया करता। वो बहुत ज़्यादा क्रूर हुआ करता था। वो उन लोगों को पैसे दिया करता जो वापस नहीं कर सकते, उन लोगों को बिल्कुल नहीं देता जो वापस कर सकते हैं। इस तरह वो गरीबों की ज़मीनें हड़पा करता था, और धीरे धीरे ज़मीनें हड़प कर वो उनकी चीज़ों को हड़पता, खेतों को हड़पता, और बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। जितना वो अमीर होता जा रहा था उतना ही ज़्यादा वो क्रूर होता जा रहा था। लोगों को परेशान करना, गांव में क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमीर हो चुका था इसलिए उसके सामने बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। उसने अपने साथ इतने लोग रखे हुए थे जिसे वो पैसे दिया करता था कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की। कोई उससे अपनी ज़मीन बचा नहीं सकता था। जिसकी ज़मीन को हड़पना है वो बड़ी आसानी से हड़पता था, पूरी चाल बिछाकर। इस तरह उसकी शादी की उम्र भी हुई थी, और उसके लिए एक लड़की को ढूंढा गया जो अनाथ थी। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन वो लड़की अपने गाँव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। हर कोई कहा करता कि इसे कोई राजकुमार मिलेगा, और उसकी शादी उस ज़मींदार से करवाई गई। वो कहीं दूर के गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी उस ज़मींदार से हो गई। उसके बाद वो बड़ी सी हवेली में आ गई। शुरू में वो ज़मींदार काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर रहा था, और उसके बाद उस लड़की को भी लगना शुरू हो गया कि उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। जो वो भगवान से मुरादें मांगा करती थी वो सच साबित हो चुकी हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो जो ज़मींदार था अपनी हरकतें दिखाने लगा। वो लोगों को पीटा करता था, लोगों को गालियां निकाला करता था, और यही आदत उसकी अपनी बीवी के लिए भी थी।
उसकी बीवी घर का सारा काम किया करती, अकेली नौकरों की तरह काम किया करती, और उसके बाद भी वो उसे बहुत ज़्यादा पीटा करता। वो इतना पीटा करता कि वो कई बार अधमरी हो जाती। इस तरह 6 से 8 महीने हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर भी उसे एक बात की खुशी थी कि उसका घर बसा हुआ है, वो उसे छोड़ नहीं रहा। और अब उसके बच्चा होने वाला भी हो गया था। वो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन जो उसका पति वो ज़मींदार था, वो उसे पीटने से ज़रा भी परहेज़ नहीं किया करता। हर रोज़ वो शराब पिया करता और उसे पीटा करता। इस तरह उसे लगने लगा था शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका जो ज़मींदार पति है ना, उसके पास बहुत ज़मीनें हैं, ना सिर्फ इस गांव में और कई गांव में। और उसे एक बात का पता चला कि एक गांव में उसका घर है, बड़ी हवेली है, और वहाँ पर उसकी एक और पत्नी है। इस बात का झटका उसे बहुत ज़्यादा लगा था। वो समझ गई थी कि उसका पति उसे अब प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि उसने कहीं और एक और शादी कर ली है। जब इस बात का उसे पता चला तो वो ये समझ गई थी कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। हो सकता है एक दिन वो पीट पीट कर उसे मार डाले, और बचने के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए उसे इस जगह से भागना होगा। लेकिन उस ज़मींदार के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे। पूरा का पूरा गांव ही जैसे ज़मींदार का था, कर्ज के नीचे डूबा हुआ था। अगर ज़मींदार कहता ना कि उसे मार दो, तो कोई भी उसे मारने से परहेज़ नहीं करता। तो उस लड़की को लगा दिन के वक्त भागा नहीं जा सकता, तो रात के वक्त उसने अपना सामान इकट्ठा किया, जिसके सहारे वो कुछ समय बिता पाती। जो उसका सामान था वो एक लाल जोड़ा जो उसे शादी में मिला था, उसे पहनकर गांव से भागी ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वो जंगलों की तरफ भागना शुरू हो गई। लेकिन उसके पति को भनक लग गई कि उसकी पत्नी रात के वक्त घर में नहीं है, इसका मतलब वो भाग चुकी है। गांव में उसने ढिंडोरा पीट दिया कि मेरी बीवी भाग चुकी है, वो चोरी करके भागी है, पराए मर्द के पास भागी है। और गांव वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और ज़मींदार ने कहा उसे ढूंढना शुरू करो। तो लोग जंगलों में भटकने लगे, उसे ढूंढने लगे। जिस तरफ वो भाग सकती थी, जहाँ से आगे निकलने का रास्ता था, वहाँ लोगों की भीड़ उसे ढूंढने में लग गई। एक पहाड़ी के ऊपर जब वो पहुंची थी तो उस गांव के लोग भी वहां पर पहुंच गए। अब वो बचने के लिए पेड़ के पीछे छिप चुकी थी। लेकिन गांव के लोग मशाले लिए उस जंगल में उसे ढूंढे जा रहे थे। वो ज़्यादा समय बच नहीं सकती थी। लेकिन वो हाथ लगी उस ज़मींदार के। जब उस पहाड़ी पर एक मशाल को लिए वो ज़मींदार घोड़े पर बैठा पहुंचा था, तब एक पेड़ के पीछे छिपी हुई वो लड़की उसे दिख गई। उसे देखते ही वो समझ गया कि यहाँ पर ये पहुंची है, अब इसे घसीट कर मैं हवेली में लेकर जाऊंगा। जब वो खींचकर उसे ले जाने वाला था तो उस लड़की ने कहा, मुझे पता चल गया है, तुम्हारी एक और शादी हुई है, इसीलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब उस ज़मींदार को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा। वो समझ गया था कि ये घर से क्यों भागी है। इसे पता चल गया है कि मैंने एक और शादी की है, जबकि उसने कई और शादियां की थी। उसके बारे में तो उसे भनक तक नहीं लगी थी। अब जमींदार को लगा कि इसे तो पता चल गया है, ये सबको बता देगी और मेरे लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सबको पता चल गया कि मैंने शादियां की हुई हैं तो लोग मेरे खिलाफ विद्रोह करने लगेंगे, और हो सकता है जो मैंने इतनी सारी संपत्तियां बनाई हैं, जिसके दम पर मैं सबसे अमीर कहलाया जाता हूं, वो संपत्तियां मुझसे छीन ली जाएं, मुझे निष्कासित कर दिया जाए इस गांव से। तो वो अब उस लड़की को वापस लाना नहीं चाहता था और सोच रहा था, करूं तो मैं करूं क्या? अगर इसे लेकर गया तो फंसूंगा, अगर मैंने इसे छोड़ा तो फंसूंगा। तो उसने अब उसे मारने का पूरा इंतज़ाम कर लिया। उस लड़की का गला घोंटकर उसने वहीं पर उसे मार दिया। उसके बाद गांव वाले उसकी लाश वहां ढूंढ ना ले, इसके लिए उसने वहां पर एक खड्डा खोदा और उस लड़की की लाश को वहीं पर दफना दिया। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, वक्त रात का था और मशाल भी काफ़ी बुझ चुकी थी, जो एक तरफ उसने लगाई हुई थी ताकि किसी को पता ना चले। अब लाश को उसने दफना तो दिया, उसे लगा उसने पूरी लाश दफनाई है और कोई ढूंढ नहीं पाएगा, इस जगह पर कोई आता जाता भी नहीं है, तो उसे ये लगा कोई नहीं आएगा। असल में उसकी एक बाजू, लड़की की बाजू अभी मिट्टी से बाहर थी। इस तरह वो उसे दफना कर वहाँ से चला गया। अब उसकी जो बाजू ज़मीन से बाहर थी वो धीरे धीरे सड़ने लगी। अब उसका शरीर जो मिट्टी के अंदर था वो भी सड़ रहा था। और कहते हैं कुछ समय बाद लकड़ी काटने वाले, जो जंगल में लकड़ी काटने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर आए हुए थे, उन्होंने इस तरह एक बाजू देखी जिस पे मांस नहीं था, यानी कि हड्डी निकली हुई थी, मांस सड़ चुका था। तो उन्होंने देखा कि ये तो हड्डियों का ढांचा है, यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। तो उन्होंने वो खड्डा खोदना शुरू किया, आखिर किसकी लाश है? अब पूरी की पूरी लाश सड़ी हुई थी। वहाँ कई लोगों को बुलाया गया, आसपास के गांव वालों को बुलाया गया
और तब पता चला कि ये तो किसी लड़की की लाश है। वहाँ आसपास कुछ गहने भी थे जो शायद उसने पहने हुए होंगे, और शरीर का ढांचा देखकर भी पता चल गया ये एक लड़की की लाश है। उन्हें ये भी पता लग गया कि ये प्रेग्नेंट थी, यानी कि इसके बच्चा होने वाला था। तब कई लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये शायद उस लड़की की लाश है जो ज़मींदार की पत्नी हुआ करती थी और वो भाग गई थी। उस ज़मींदार ने ये कहा था वो किसी पराये मर्द के पास भाग गई है, चोरी करके भाग गई है। अब इस तरह लोगों को वो बात का पता चल गया था कि उसने इसे मारकर यहाँ दफना दिया। अब जो शरीर का हिस्सा था ना, जो ज़मीन में दफनाया हुआ था, वो हड्डियाँ, वो शरीर काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका था, लगभग गल चुका था। जो उसकी बाजू का हिस्सा शरीर से बाहर निकला हुआ था ना, वो अभी सही सलामत था। बाद में उस कंकाल को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से वो कंकाल गायब हो गया। कहते हैं उसके बाद से उन घाटियों में, उन इलाकों में लाल कपड़े पहने वही लड़की नज़र आती है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। उसके जो लंबे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, दूर से ही दिख जाते हैं, लाल कपड़े भी दिख जाते हैं, खूबसूरत चेहरा भी दिख जाता है, लेकिन हमेशा वो कहीं और देख रही होती है। अगर कोई मर्द उसकी आंखों में टकटकी लगाकर देखना शुरू कर दे तो उसके शरीर की जान खत्म हो जाती है। यानी कि एक जगह अगर कोई खड़ा हो गया ना, उसकी आंखों में आंखें डाल ली तो उसकी आंखें कहीं और हटती नहीं। इस तरह उसकी शक्ति भी उस आदमी में जानी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो लड़की उसके करीब आती है। और जो बाजू का हिस्सा जो शरीर से बाहर था, मिट्टी से बाहर था, उसका रह गया। कहते हैं कि वो शरीर के हिस्से को अगर वो उस आदमी को छू ले, उसके बाद उसे बिजली का झटका सा लगता है और वो बेहोश हो जाता है, जिंदा बच जाता है और वो किचकांडी दोबारा सामने नहीं आती। लेकिन वो इंसान तड़प तड़प कर मरता है। उसके बाद से खाया पिया उसे पचता नहीं, उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हड्डियों का ढांचा बनने लगता है जैसे कोई लाश हो, और धीरे धीरे तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि आज भी वो किचकांडी उन इलाकों में घूमती रहती है, और ना सिर्फ वो किचकांडी उन इलाकों में घूमती है बल्कि वो उन इलाकों का एक शाप बन गया है। अगर कोई भी लड़की जो प्रेग्नेंट हो और उसको कोई मार दे, उसका कोई कत्ल कर दे या बहुत परेशान होकर वो आत्महत्या कर ले, तो वो भी किचकांडी बन जाती है। और उसके शरीर का वो हिस्सा जो जलाया ना जाए, जिसका अंतिम संस्कार ना किया जाए, वो हिस्से से उसकी शक्ति जुड़ी हुई होती है। और उस आदमी को जब वो हिस्से से छूती है तो उसको जैसे वो शाप लग जाता है, वो हड्डियों का ढांचा बनता है, कमज़ोर बनता है, उसे बीमारियां लगती हैं और धीरे धीरे तड़प कर उसकी भी मौत होती है। ऐसी किचकांडी की कहानियाँ नेपाल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि आज भी कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ टैक्सी ड्राइवर जब ऐसे रास्तों पर जाते हैं जहां पर कुछ नहीं होता, बहुत कम जाने का वो रास्ता है, यानी कि मेन हाईवे से उतरकर मेन हाईवे बंद है तो कहीं और से बहुत समय बाद कोई निकलता है तो उसे वो किचकांडी रात के समय नज़र आती है। और कहते हैं कि वो इस तरह बैठी होती है कि उसके पास से कोई गुजर जाए तो वो नुकसान नहीं करती। अगर कोई रुकता है, उस पर मोहित होता है कि कैसे लड़की बैठी हुई है, गलत इरादों से वहाँ रुकता है, उसकी आंखों में देखता है, उसके बाद उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं कि ऐसी किचकांडी अगर किसी को छू ले तो बचने के लिए किसी बहुत शक्ति वाले तांत्रिक या उसके घर में कोई बड़ा पूजा पाठ का प्रावधान करवाना पड़ता है, तब जाकर इस शाप से निजात मिल पाती है, वरना किचकांडी का शिकार बच नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये किचकांडी किसी चिमकांडी की बहन नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।